हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी के फॉर्म की लास्ट डेट लगभग करीब आ चुकी है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अच्छे से ओटीआर करके अपने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है भर्ती में जुड़ गए होंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की हो रही होगी। आपने बहुत अच्छे कंटेंट तैयार किए होंगे और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी क्रम में हम थोड़ी सी सहायता आपकी कर दे रहे हैं। क्या बात है कि अभी एग्जामपुर के विवेक सर ने जो यूपीएसआई के कंटेंट्स तैयार किए हैं, जो उन्होंने लॉन्च किया था संजीवनी सीरीज़, उसी का हम सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि जो भी भाई बहन अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके और उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की हो सके। आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता के बारे में। उसमें देखेंगे हम अपने टॉपिकों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, एक मिनट। भारतीय न्याय संहिता से हम टॉपिकों को करेंगे। तो चलिए अध्याय 1 प्रारंभिक स्टार्ट करते हैं हम। कहा गया क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 को कितनी धाराओं में विभक्त किया गया है। तो इसमें पूछा गया है क्या कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को कितनी धाराओं में विभक्त किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा 358 धाराओं में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 358। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय दंड संहिता 1860 को कितनी धाराओं में विभक्त किया गया था। तो उसको बताना है कि वह कितनी धाराओं में विभक्त किया गया था। तो आप कहेंगे 511 धाराओं में विभक्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय हैं। तो इसमें जो है 20 अध्याय को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में कितने अध्याय थे। हमको बताना है कि 1860 में कितने अध्याय थे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि 23 अध्याय थे। 2023 में जो है 20 अध्याय हो गए हैं। 1860 में जो 511 धाराएँ थी और 2023 में कितनी धाराएँ हैं, 358 धाराएँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धाराओं में परिभाषा का वर्णन है। हमको बताना है कि किस धारा में परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है सेक्शन 4 में। ठीक है, धारा 4 में परिभाषा का वर्णन किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एक मिनट, धारा 2 में वर्णन किया गया। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, धारा 2। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 2 में जो है परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 को कब लागू किया गया। आपको बताना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को कब लागू किया गया। तो ये आपका लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2024 को। और भारतीय न्याय संहिता 2023 को कि किस धारा में परिभाषा का वर्णन है। तो आप कहेंगे सेक्शन 2 में। ठीक है, सेक्शन 2 यानी धारा 2 में इसका वर्णन किया गया है और 1 जुलाई 2024 को इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय को क्या नाम दिया गया है, प्रारंभिक नाम दिया गया है। ठीक है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, प्रारंभिक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अध्याय 1 में जो है कितनी धाराएं हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अध्याय 1 में 3 धारा है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है, अध्याय 1 में 3 धारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई अमेरिकन नागरिक भारत में दोषी पाया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। ठीक है, आपको बताना है कि यदि कोई मतलब अमेरिकन नागरिक है और भारत में दोषी पाया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत उसे दंड दिया जाएगा। ये बात ये पूछ रहा है। तो उसे धारा 1 के 3 के तहत, धारा 1 में तीसरे नंबर के तहत उसे दंड दिया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, धारा 1(3) के तहत उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023
निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये है आपका धारा 1(4). ठीक है, धारा 1(4) जो है क्या करता है, अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक, धारा 1(4। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन कौन दंडनीय होगा। हमको बताना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन कौन जो है दंडनीय होगा। तो यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में दोषी पाया जाता है तो, और दूसरा कह रहा है कि यदि कोई भारतीय नागरिक भारत में दोषी पाया जाता है तो ये दोनों ही दंडनीय होंगे, यानी ए और बी दोनों ही दंडनीय होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित में कौन उपबंध है। ठीक है, हमको बताना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित में कौन उपबंध है। ठीक, तो इसका जो है 12 नंबर क्वेश्चंस का ये सभी, मतलब कि यदि कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर दोषी है तो ये उपबंध है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यदि कोई जहाज जो भारत में पंजीकृत हो तथा उस जहाज पर बैठे अमेरिकन यात्री किसी चीनी यात्री को हत्या कर दे, वो भी दोषी होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि अमेरिका के कोई नागरिक भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर अपराध किया है, यानी ये सभी दोषी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में कार्य को परिभाषित किया गया है। हमको बताना है कि कौन सी धारा है जिसमें कार्य को परिभाषित किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो धारा जो है 2(3). ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। धारा 2(3) में कार्य को परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। हमको बताना है कि जीव जंतु को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो धारा 2(2) में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बालक को परिभाषित किया गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बालक को धारा 2(3) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बालक को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, धारा 2(3) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में किसे परिभाषित किया है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जैसे बालक, उभयलिंगी और सरकार, इन तीनों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित किया गया है। तो उसमें बालक को परिभाषित किया गया है, उभयलिंगी को परिभाषित किया गया है, बाइसेक्सुअल और सरकार यानी गवर्नमेंट को भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न करता है, भारतीय दंड संहिता 186 को अब निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय दंड संहिता 186 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 186 नहीं, यहाँ पर 1860 है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और मतलब कि क्या नाम से जाना जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(3) के अधीन किसे बालक माना जाएगा, यानी जिसका उम्र कितने से कम हो कि उसे आप बालक मान सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का मतलब कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे उन्हें हम बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, 18 वर्ष से कम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में साधारण स्पष्टीकरण की व्याख्या की गई है। आपको बताना है कि किस धारा के अंतर्गत साधारण स्पष्टीकरण की व्याख्या की गई है। तो धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, भारतीय न्याय संहिता, ठीक, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन अपराध नहीं होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन कहता है क्या, 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे द्वारा किया गया अपराध। ठीक है, ये भी अपराध नहीं होगा। ठीक है, और बी कह रहा है कोई पुलिस अफसर अपने उच्च अधिकारी के कहने पर गोली चलाता है, यानी ये दोनों ही बातें अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन ये दोनों ही अपराध नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस बात के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि इस संहिता के किसी भाग में किया गया अपराध उस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमको ये बताना है। तो धारा 3(2) में यह बात स्पष्ट की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, धारा 3(2). ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा वह अमेरिका में हत्या करता है, वह उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है, तो हत्या के लिए वह कहाँ विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है, हमको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश जहाँ वह अपराधी पकड़ा गया है वहीं उसे जो है उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यानी कह सकते हैं कि आप कहीं से भी अपराध करके आएँ, अगर इंडियन हैं तो आप भारत के शासन के अधीन दंडित होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई एक्स नाम के भारतीय नागरिक जो कनाडा में अपने दोस्त की हत्या कर देता है, उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई भारतीय नागरिक है जो कनाडा में हत्या कर देता है अपने दोस्त की और उसे भारत के किस धारा के अधीन दंड का प्रावधान किया गया है, तो इसमें भी आपका सी नंबर सही होगा, धारा 1(5) के अधीन। ठीक है, धारा 1(5) के अधीन उसे दंड दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किस धारा में व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस धारा में जो है व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो धारा 2(26), ठीक है, धारा 2 के 26 के तहत इसमें व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 2(26) में परिभाषित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या आता है, कोई कंपनी, हाँ, संगम, ये भी आता है, व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, ये भी आता है। यानी ये सभी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक सेवक को की परिभाषा किस धारा में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो हमको बताना है कि लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में वर्णित की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोक सेवक शब्द की परिभाषा धारा सेक्शन 2(28) के अंतर्गत परिभाषित की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सेक्शन 2(28). भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(28) में परिभाषित लोक सेवक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन ए में कह रहा है कि भारत के तीनों सेनाओं का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, बी में कह रहा है प्रत्येक न्यायाधीश, सी कह रहा है सरकार के प्रत्येक ऑफिसर जो अपराधों का निवारण करें, या डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो ये सभी ही लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमको इसमें से सुमेलित करना है। कार्य जैसे दिया गया, कार्य की परिभाषा, जीव जंतु की परिभाषा, बालक की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा, हमको इन चारों को सुमेलित करना है कि मतलब ये किस धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें कार्य की परिभाषा, ठीक है, तो कार्य की परिभाषा किससे सुमेलित होगी, तो धारा 2(1) में दी गई है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कार्य शब्द जो है धारा 2(1) में दिया गया है, मतलब 3 से सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद दिया गया क्या, जीव जंतु की परिभाषा धारा 2(2) में बात कही गई है जीव जंतु की। ठीक है, बालक की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 2(3) में दी गई है। और उसके बाद लोक सेवक की परिभाषा धारा 2(28) के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(35) में परिभाषित स्त्री शब्द का क्या तात्पर्य है। तो हमको बताना है कि स्त्री शब्द जो धारा 2(35) में वर्णित, देखिए यहाँ से कितने शब्द क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि धारा 2(35) में किसका वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे स्त्री का। दूसरा प्रश्न है कि धारा स्त्री शब्द का वर्णन किस में किया गया है, इस टाइप से पूछ दे तो धारा 2(35) में की गई है। अब इसमें कह रहा है कि धारा 2(35) में जो स्त्री शब्द का तात्पर्य है वह किससे संबंधित है। ठीक है, हमको बताना है कि किससे संबंधित है। वे सभी स्त्री जो जन्मजात बालिका हों उनसे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अलाउ ऑल वोमेन हु आर बोर्न गर्ल्स, मतलब वे सभी स्त्री जो जन्मजात बालिका हों उन्हीं के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सामान्य आशय से संबंधित
एक प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में दिए गए हैं? तो सामान्य आशय से पूछ रहा है कि किस धारा में है। सामान्य आशय से का तात्पर्य धारा 3(5) के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 3(5). आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 3(5) में वर्णित सामान्य आशय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक, हमको बताना है कि कौन सा तत्व आवश्यक है। आपराधिक कृत्य होना चाहिए, ठीक, ये भी जरूरी है। एक से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध हो, ये भी जरूरी है। सबके सामान्य आशय के लिए अग्रसर, मतलब सभी का सामान्य आशय एक ही हो, ठीक है, तो ये भी जरूरी है। तो ये तीनों ही बातें जरूरी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 3(5) में वर्णित सामान्य आशय से संबंधित वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर पीसी केस को किस अन्य नाम से जानते हैं? ठीक है, हमको बताना है कि किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसे जानते हैं पोस्टमास्टर हत्या केस। ठीक है, पोस्टमास्टर हत्या केस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है किस केस में सामान्य आशय और सामान्य आशय के अंतर स्पष्ट किया गया था? तो ये बताना है कि हमको किस केस में जो है सामान्य आशय और सामान्य आशय के अंतर को स्पष्ट किया गया था। तो ये नानक चंद बनाम पंजाब राज्य मामले में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया किस केस को सिंधु नदी केस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सिंधु नदी केस के नाम से किस केस को जाना जाता है, हमको ये बताना है। तो महबूब शाह बनाम एम्परर। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, महबूब शाह बनाम एम्परर को सिंधु नदी केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु नदी केस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सिंधु नदी कम महबूब शाह बनाम एम्परर ये सही है। पोस्टमास्टर हत्या केस वीरेंद्र को घोष बनाम एम्परर ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद आपका सामान्य आशय प्रावधान 3(5) में दिया गया है बालक का उम्र 18 वर्ष से अधिक उम्र का, ये गलत है। ठीक है, बालक की उम्र को क्या परिभाषित किया गया है? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। ठीक, तो आपने यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। सिंधु नदी जो केस था वो किससे संबंधित था? महबूब शाह बनाम एम्परर से संबंधित था। पोस्टमास्टर हत्या केस जो था वो वीरेंद्र कुमार घोष एम्परर से संबंधित था। सामान्य आशय का प्रावधान आर्टिकल सेक्शन 3(5) में दिया गया है और बालक का उम्र जो है 18 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र को बालक के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है निम्नलिखित में से कौन असत्य है? हमको ये बताना है कि इनमें से जो है कौन सा असत्य है। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं जो तथा आईपीसी में कितनी धाराएं थी? 511, ये सही है। भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय हैं तथा आईपीसी में कितनी अध्याय थी? 19 थी। तो देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय तथा आईपीसी में 19 अध्याय थे, ये गलत बात है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था, ये भी बात सही है। और भारतीय दंड संहिता 1860 का नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रखा गया, ये भी गलत है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सा गलत है? तो बी और डी। ठीक है, बी और डी जो है ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, बी और डी जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी में 23 अध्याय थे और बीएनएस में कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत परिभाषित दस्तावेज शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ठीक है, तो किसी संविदा के निबंध, बैंकर पर दिया गया चेक, मुख्तारनामा, मानचित्र या रेखांकन जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो, तो ये सभी आते हैं। ठीक है, ये सभी जो है उसी के अंतर्गत आते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत परिभाषित दस्तावेज के अंतर्गत ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत परिभाषित सरकार शब्द के अंतर्गत क्या आता है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत परिभाषित सरकार शब्द के अंतर्गत क्या आता है, हमको ये बताना है। तो सरकार शब्द के अंतर्गत आपको क्या क्या आते हैं? देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो इनमें से कौन कौन से आते हैं?
तो केंद्र और राज्य सरकार आती है, ठीक है, स्थानीय सरकार नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 38 का बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है, केवल केंद्र और राज्य सरकार आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित जीव जंतु शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। हमको बताना है कि इसमें से जीव जंतु शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देना है। 39 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है कि इस जीव जंतु में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक। बाघ ये सम्मिलित है, पेड़ पौधे ये भी सम्मिलित है, पक्षी ये भी सम्मिलित है, मानव ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है, मकान ये भी सम्मिलित नहीं है, सर्प ये भी संबंधित है, ठीक है। क्या क्या सम्मिलित नहीं है? मानव नहीं संबंधित है और मकान नहीं संबंधित है, जीव जंतु की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 4 और 5 नंबर नहीं सम्मिलित हैं, बाकी शेष जो है बाघ हो गया, पक्षी, पेड़ पौधे, सर्प ये सब क्या है? सम्मिलित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीएनएस के प्रवर्तन की तिथि है? तो बीएनएस के प्रवर्तन की तिथि हमको बताना है क्या है। तो आपको अभी अभी बताया गया कि 1 जुलाई 2024 जो है बीएनएस लागू किया गया था, ठीक है, 1 जुलाई 2024, ठीक। नाम क्या है? भारतीय बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी तिथि है जिस दिन बीएनएस को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति जो है प्राप्त हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया बीएनएस की धारा 1 संबंधित है। तो बीएनएस की धारा 1 क्या संबंधित है? संहिता का शीर्षक और प्रवर्तन, संहिता का नाम और प्रवर्तन का सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। टाइटल एंड इन्फोर्समेंट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बीएनएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा कार्य शब्द को परिभाषित करती है? तो कार्य शब्द को परिभाषित कौन करती है? धारा 2(1) करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। 1 मिनट। धारा 2 और धारा 2 का 1 नंबर जो है कार्य शब्द को परिभाषित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है बीएनएस की धारा 2(3) के अनुसार बालक का अर्थ है। तो बालक का अर्थ क्या है हमको ये बताना है, ठीक है। बीएनएस की धारा कितने वर्ष से कम होनी चाहिए? बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी दिया गया क्या? बीएनएस की धारा 2(3) के अनुसार बालक का अर्थ है वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, मतलब 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति बालक के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है बीएनएस के अंतर्गत कूटकरण को परिभाषित किया गया है। यानी कूटकरण को परिभाषित किया गया है किस धारा के अंतर्गत, ठीक है, हमको ये बताना है। तो कूटकरण को धारा 2(4) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है धारा 2(4). आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है बीएनएस की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि कार्य अकेले उसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। सामान्य आशय से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो इसका संबंध होगा धारा 3(5) से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है बीएनएस की धारा 3(5) किससे संबंधित है? एक मौलिक अपराध सृजित करती है। बी कह रहा साक्ष्य का एक नियम है। सी कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीएनएस की धारा 3(5) किससे संबंधित है? साक्ष्य का एक नियम, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? बीएनएस की धारा 3(5) के तहत भागीदारी के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है लेकिन सभी मामले में नहीं, ठीक है। ये इसका सही जवाब होगा, ठीक। तो आज हमने 48 क्वेश्चंस कवर किए, यानी आपका पहला जो चैप्टर था उसको हमने कवर कर लिया। अध्याय 1 भारतीय न्याय संहिता, ठीक। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 1 यानी प्रारंभिक में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन भाई बहन अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।